प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम्स की जानकारी उन सभी छात्रों के लिए होना आवश्यक है जो त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। किसी क्लास के भी हो, जब वे त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे होते हैं तो इस जानकारी की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। एक साइन, एक कॉस, एक टेन, एक कॉट और एक सेक और एक कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और कोण जो हैं वे अनंत हैं। कुछ कोण ऋणात्मक होते हैं, कुछ कोण धनात्मक होते हैं। तो चाहे कोण धनात्मक हो चाहे कोण ऋणात्मक हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये प्रत्येक कोण के लिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ न कुछ मान अवश्य होता है, चाहे वो मान धनात्मक हो और चाहे वो मान ऋणात्मक हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे ये पूछा जाए साइन 1536 अंश का मान कितना होगा, तो इसका मान निकालना पड़ेगा आपके लिए। निकाल सकते हैं आप, लेकिन आज हमने जो प्रश्न लिया है उसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि इसका मान कितना होगा। जब हम इसका मान निकालेंगे तो या तो वो धनात्मक निकल कर आएगा या ऋणात्मक निकल कर आएगा। तो आज हमें केवल ये बताना है कि इसका मान धनात्मक निकल कर आएगा या ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है tan 334 अंश का मान कितना होगा, तो कितने के अंदर दोनों बातें बतानी पड़ेंगी आपके लिए। एक तो ये बताना पड़ेगा कि मान कितना है, और दूसरी बात आपको ये बतानी पड़ेगी कि ये मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। हमने आज जो प्रश्न लिया है उसमें केवल आपको आधी बात बतानी है, आधी बात नहीं बतानी है। आपको ये नहीं बताना है कि उसका मान कितना है, आपको केवल आज ये बताना है कि इसका मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। मेरे विचार से आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूं। तो आज हमारे 10 प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसका मान धनात्मक है और किसका मान ऋणात्मक है। ये 10 प्रश्न है। एक tan 138 अंश, sin 314 अंश, cos 224 अंश, sec 463 अंश, cot 246 अंश, cosec 377 अंश, tan 786 अंश, sin 256 अंश, cos 453 अंश और sec 42 अंश। इन सभी के मान कुछ न कुछ जरूर होंगे, चाहे वे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो आज हमें उनके मान नहीं बताने हैं, आज हमें केवल ये बताना है कि इनके मान धनात्मक है या ऋणात्मक है, मतलब किसका मान धनात्मक है और किसका ऋणात्मक है। तो देखिए, इस किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी कोण के लिए मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसके लिए आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला वाला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो कोण यदि पहले चतुर्थांश में बन रहा है, कोण जिसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना चाहते हैं वह पहले चतुर्थांश में है। कहने का मतलब यह है कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। तो चाहे हम साइन का मान निकाल रहे हो, चाहे कॉस का मान निकाल रहे हो, चाहे टेन का मान निकाल रहे हो, चाहे कॉट का मान निकाल रहे हो, चाहे सेक का मान निकाल रहे हो और चाहे कॉसिक का मान निकाल रहे हो, सभी के मान धनात्मक होंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर साइन 43 अंश का मान धनात्मक होगा, क्योंकि ये 43 अंश का कोण जो है इस रेंज के अंदर आ रहा है, 0 से लेकर 90 की रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका मान जो है वो धनात्मक होगा। आपसे पूछा जाए tan 53.76 का मान कितना होगा, tan 53.76 अंश का मान कितना होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर कोण जो है आपका पहले चतुर्थांश से बन रहा है तो चाहे आप tan का मान निकाल रहे हो, चाहे cos का मान निकाल रहे हो, चाहे sec का निकाल रहे हो, सभी के मान धनात्मक होते हैं। ये नियम आपको जानकारी होना चाहिए।
यदि नियम आपको जानकारी नहीं होगी तो आप ना तो इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और ना संबंधित प्रश्नों को भली प्रकार से हल कर पाएंगे, ठीक है ना। और यदि कोण का मान ऐसा है कि वह 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा है, अर्थात दूसरे चतुर्थांश में है, तो केवल साइन का और कौशिक का मान तो धनात्मक होगा और बकाया के मान ऋणात्मक होंगे। जैसे मान लीजिए साइन 176 अंश है ये, तो 176 अंश का कोण जो है 90 अंश से तो बड़ा है और 180 अंश से छोटा है, तो यहां बन रहा है 176 अंश का कोण। इसका मतलब ये हुआ ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान धनात्मक होता है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा। और यदि हम कौशिक का मान निकालें, कौशिक 170 अंश का मान निकालें, तो 170 अंश का कोण भी इसी चतुर्थांश में पड़ रहा है दूसरे वाले में, इसलिए इसका मान भी धनात्मक होगा। लेकिन यदि हम मान लीजिए कॉट 142 अंश का मान निकाल रहे हैं, तो चूंकि 142 अंश का कोण दूसरे चतुर्थांश में बन रहा है, लेकिन हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन के और कौशिक के मान तो धनात्मक होते हैं, बकाया सभी के मान ऋणात्मक होते हैं, इसलिए कॉट 142 अंश का मान जो है वह नेगेटिव होगा। मान कितना हुआ ये तो बात अलग रही, इसके लिए तो सारणियां हैं, उन सारणियों से देख के मालूम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हमें केवल ये बताना है कि किस राशि का मान, इनमें जो आपको 10 प्रश्न दिए हुए हैं उसमें किस राशि का मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा। तो एक नियम तो ये बना कि यदि कोण जो है पहले चतुर्थांश में है तो उस कोण के लिए हम चाहे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल रहे हो वह मान धनात्मक होगा। और यदि कोण दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन और कौशिक के लिए तो उस कोण के मान धनात्मक होगा, अन्य सभी के लिए ऋणात्मक होगा। और यदि कोण ऐसा है कि वह तीसरे चतुर्थांश में है, कहने का मतलब है 180 अंश से बड़ा है और 270 अंश से छोटा है, ये 270 अंश का कोण यहाँ बनेगा और 180 का कोण यहाँ बनेगा, तो tan का और cot का मान तो धनात्मक होगा। अन्य जितने भी चार शेष जो राशियां हैं त्रिकोणमितीय अनुपात उनका मान ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए tan 186 अंश का मान कितना होगा, तो 186 अंश जो है 180 अंश से बड़ा है और 270 अंश से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला कोण जो है तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है। और नियम क्या है, नियम ये है कि यदि कोण तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है तो tan और cot का मान तो धनात्मक होता है, इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। अगर आपसे पूछा जाए sec 262.567 अंश का मान कितना होगा, तो 270 अंश से छोटा है ये कोण और 180 अंश से बड़ा है, तो ये कोण तो आपका तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है और तीसरे चतुर्थांश में tan के मान और cot के मान धनात्मक होते हैं, अन्य सभी राशियों के मान ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इसका मान नेगेटिव होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से यदि कोण हमारा चौथे चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश का मतलब 270 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, तो वह उसका मान जो है वह sec के लिए और cos के लिए तो धनात्मक होगा, अन्य सभी के लिए ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए आपसे मान पूछा जाता है sec 300.059 अंश का मान बताओ, तो ये 300.059 अंश जो है वह 360 अंश से छोटा है और 270 अंश से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला कोण जो हमारा चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है। और हम जानते हैं यदि कोण चौथे चतुर्थांश में होता है तो cos का मान और sec का मान धनात्मक होता है, अन्य सभी के मान ऋणात्मक होते हैं, और हम यहाँ पर sec का मान निकालना चाह रहे हैं, इसलिए ये मान हमारा पॉजिटिव है। और अगर आपसे ये पूछा जाता sin 280.134 अंश का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो चूंकि 280.134 अंश का कोण जो है वह चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है, 270 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, और चौथे चतुर्थांश में केवल cos के मान और sec के मान तो धनात्मक होते हैं, अन्य सभी के मान ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा। तो ये आपको हमने नियम बतलाई
इन नियमों की आपको जानकारी होना चाहिए। हमें आज ये नहीं बताना है कि इसका मान कितना है। यदि आप sin 280.134 अंश का मान निकालना चाहें तो वो मान भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी पुस्तकों में टेबल दी होती है, उन टेबल से मान निकालते हैं। वो मान किस प्रकार से निकालते हैं इसके संबंध में कभी मैं आगे आपको बतलाऊंगा, क्योंकि उसकी इतनी विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि इसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक। क्लियर? तो आज आपको हम केवल ये बतलाना चाह रहे हैं, 10 प्रश्नों के आधार पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि आप स्वतः फैसला कर सकें कि किसका मान कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। उसके आधार पर आप इन 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। आप 1 मिनट के लिए ऐसा करिए, जो बातें मैंने आपको बताई उन सब बातों पर विचार करते हुए इन 10 प्रश्नों को उतार लीजिए, और उतारने के बाद उनका आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप निर्णय करिए कि उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और फिर जो मैं आपको बतलाऊंगा उससे आप मिलाइए कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है या गलत है। यदि आपका निर्णय, आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आप मेरी बात को भली प्रकार से समझ गए, और नहीं आपका कहीं गलत है तो इसका मतलब आप मेरी बात को भली प्रकार से नहीं समझ पाए। आप वीडियो को दोबारा देखकर फिर उस पर विचार कीजिए कि आप कहाँ पर समझने में गलती कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो आगे देखना बंद कर दीजिए और इन सभी 10 प्रश्नों को उतारकर इनका आंसर लिख लीजिए। फिर आंसर में आगे बतलाऊंगा, उस आंसर से अपने आंसर मिलाते चले जाइए। क्लियर? अभी आप उतार लीजिए, तब तक मैं ये जो फेंक दिए मैंने ये मिटा दे रहा हूँ। मेरे विचार से आप लोगों ने उतार लिए होंगे, और नहीं उतार लिए हो तो आराम से उतार लेना, और मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमें ये कारण नहीं बतलाना है कि ये क्यों धनात्मक है क्यों ऋणात्मक है। आपको केवल ये बतलाना है कि इसका मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। कारण आपको मालूम होना चाहिए, बिना कारण के बात नहीं बनती है। तो मैं आपको ये भी बतलाऊंगा इसका कारण क्या है, और मान धनात्मक है या ऋणात्मक है ये। लेकिन यहाँ पर मतलब खास बात से है कि आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि इसका मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं tan 138 अंश। tan 138 अंश का मान ऋणात्मक है। क्लियर? अब ऋणात्मक क्यों है ये आपको मैं समझा देता हूं। ये कोण 138 अंश का कोण जो है वह 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। इसका मतलब ये कोण दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में जब कोण पड़ रहा होता है तो केवल साइन के और कौशिक के मान तो धनात्मक होते हैं, अन्य सभी के मान ऋणात्मक होते हैं। इसलिए tan 138 अंश का मान ऋणात्मक है। अब आता है हमारा sin 214 अंश का। देखिए, वो 314 अंश का मान, sin 314 अंश का मान ऋणात्मक है। क्यों? कि देखिए, 314 अंश का कोण जो है 270 अंश से बड़ा है और 3 से 7 अंश से छोटा है। इसका मतलब ये कोण जो है वह चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है, और जब कोण चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा होता है तो कॉस का और सेक का मान तो धनात्मक होता है, अन्य सभी के मान ऋणात्मक होते हैं। इसलिए sin 314 अंश का मान ऋणात्मक होगा। अब देखिए, और 224 अंश की बात कर रहे हैं। cos 224 अंश का मान ऋणात्मक है। क्लियर? देखिए, 224 अंश का कोण जो है वह 180 अंश से तो बड़ा है और 270 अंश से छोटा है। इसका मतलब ये है ये कोण जो है वह तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है,
और 30 चतुर्थांश में, क्योंकि 180 अंश से बड़ा और 270 अंश से छोटा कोण जो होता है वह 30 चतुर्थांश में होता है, और 30 चतुर्थांश में जो होता है tan का और cot का मान तो धनात्मक होता है, अन्य सभी के मान ऋणात्मक होते हैं, और हम मान निकाल रहे हैं cos का, इसलिए ये मान ऋणात्मक होगा। अब आता है हमारा sec 463 अंश। क्लियर? देखिए sec 463 अंश। तो देखिए ऐसा है अंश का मान। देखिए ऐसा है, जब कोई कोण 360 अंश से बड़ा होता है तो हम ये देखते हैं कि ऐसा होता है कि एक रेखा होती है, उसे कहते हैं परिक्रामी रेखा। ये रेखा यहाँ पर होती है 0 अंश की कोण जहां बनता है वहां पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती यहाँ पर तक आती है, और ये कोण 360 अंश का बन जाता है। उसके बाद ये फिर घूमना चालू कर देती है, तो ये घूमती रहती है ये। तो ये हमें देखना है कि जब ये 463 अंश का कोण एक राउंड के अंदर जो है 360 अंश का कोण बना लेती है, तो जब एक राउंड पूरा करने के बाद 463 अंश का कोण बना रही होगी वो परिक्रामी रेखा, तो कहां पर रुकेगी? यदि मैं पहले चतुर्थांश में रुक रही है तब तो इसका मान धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी का मान धनात्मक होता है। दूसरे में रुक रही है तो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में केवल साइन और कॉसिक का मान धनात्मक होता है। तीसरे में रुक रही है तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम फैसला करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अगर कोण 360 अंश से है तो हम तो उसको 360 से भाग देकर ये देखते हैं कि शेष कितना बच रहा है। तो 463 को हम 360 से जब भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा और शेष फल बचेगा हमारा 103 अंश। क्लियर? 360 से भाग करेंगे तो 103 अंश बचेगा, और 103 अंश जो है 103 अंश का कोण जो है वह 90 अंश से तो ज्यादा है और 180 अंश से छोटा है। इसका मतलब यह है कि 463 अंश का कोण जो है वह दूसरे चतुर्थांश में जाके बनेगा। इसलिए दूसरे चतुर्थांश में साइन की और कॉसिक के मान तो धनात्मक होते हैं, लेकिन सेक का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए सेक 463 का मान ऋणात्मक। क्लियर? अब आप देखिए आगे, और 246 अंश का मान आपसे निकलवाया है, मान लीजिए। तो देखिए और 246 अंश का मान धनात्मक है। क्यों? क्योंकि 240 अंश का कोण जो है वह 180 अंश से बड़ा है और 270 अंश से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि 240 अंश का कोण जो है वह तीसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, और जब कोण तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है तो tan का मान और cot का मान धनात्मक निकल के आता है। इसका मतलब यह है कि हम इसका मान निकाल रहे होंगे तो वह मान धनात्मक निकल कर आएगा। मान कितना निकल कर आएगा इसके लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी, वो आपको मैं बाद में रखूंगा। अब देखिए कौशिक 377 आता है, कौशिक 377 अंश का मान। तो 377 अंश जो है वह आपका 360 अंश से बड़ा हो गया, ठीक है ना? जब 360 अंश से बड़ा हो गया तो आप इसे 360 से भाग करिए। 377 को 360 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 360, ये आ गए, यहाँ पर आपके 17 बचे। तो ये आपका 17 एक राउंड, इसका मतलब ये हुआ परिक्रामी रेखा ने एक राउंड पूरा कर लिया, उसके बाद उसने 17 अंश का कोण और चला, तो एक राउंड तो पूरा कर लिया 360 अंश का, और 377 अंश का पूरा कोण करने के लिए उसे थोड़ा सा एंगल 17 अंश का एंगल यहाँ पर योग करना, ये एंगल। तो उसने क्या चला
360 अंश का कोण ये चला और 17 अंश का कोण ये चला, तब 377 अंश का कोण पूरा हो गया। इसका मतलब हम ये मानेंगे 377 अंश का कोण जो है वह पहले चतुर्थांश में पड़ रहा है, और जब कोण पहले चतुर्थांश में होता है तो साइन का मान धनात्मक होता है, कौशिक का मान धनात्मक होता है। इसलिए कौशिक 377 का मान धनात्मक है। क्लियर? अब देखिए tan 786 अंश का मान, tan 786 अंश का मान। अब ये देखना हमारे लिए ये धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, तो क्योंकि 786 अंश जो है वह 360 अंश से ज्यादा है, इसलिए भाग दीजिए आप कितने से, 360 से। भाग 360 से देना होगा, आप फिर 2 बार चले जाएंगे, 720 यहाँ पर आ जाएंगे, 0 ये बचेगा और आपके 6 ये बचेंगे, नहीं 6 यहाँ बचेंगे, 66 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 786 अंश का कोण बनाने के लिए परिक्रामी रेखा जो है वह 2 राउंड तो पूरी लेगी और 66 अंश का कोण और चलेगी। तो 66 2 राउंड तो उसने ले लिए ये वाले, 1 राउंड 2 राउंड, और 66 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पर आकर रोकेगी, ये 66 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 786 अंश का कोण जो है वह पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सभी के मान धनात्मक होते हैं, इसलिए tan 786 का मान धनात्मक। क्लियर? अब देखिए sin 256 का देखते हैं। sin 256 अंश का मान, 256 अंश का मान जो है तीसरे चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, और तीसरे चतुर्थांश में कोण बन रहा है तो केवल sin और tan के लिए मान धनात्मक होते हैं, अन्य सभी के लिए मान ऋणात्मक होते हैं, और हम मान निकाल रहे हैं sin के लिए, इसलिए इसका मान ऋणात्मक है। क्लियर? अब देखिए cos 453, cos 453, क्योंकि ये कोण हमारा 360 अंश से बड़ा है, इसलिए इसे पहले आप 360 में भाग करिए 453 के लिए। एक बार चला जाएगा और आपके 3 ये बचेंगे, और 15 में से 9 गया, 15 में 6 गया, 9 ये बचेंगे, 93 शेष बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 453 अंश का कोण बनाने की जो परिक्रामी रेखा है उसके लिए 1 राउंड तो पूरा लेना पड़ेगा, और 93 अंश का कोण और चलना पड़ेगा। तो यहां तक चलेगा तो 90 अंश का कोण होगा, 93 अंश का कोण पूरा करने के लिए यहां पर आकर रुकेगी। तो 453 अंश का कोण बनाने के लिए परिक्रामी रेखा को यहां से चल के 1 राउंड पूरा करेगी, इसके बाद यहाँ के बाद और यहाँ पर आकर रुकेगी, अर्थात दूसरे चतुर्थांश में जाकर रुकेगी। और दूसरे चतुर्थांश में जो होता है cos का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए 453 अंश का मान ऋणात्मक है। क्लियर? अब एक आपका अंतिम प्रश्न और रह जाता है, वह आपको मैं और समझाऊंगा। sec 42 अंश का मान। अब 42 अंश का कोण कहां पड़ेगा? 42 अंश का कोण जो है वो 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। इसका मतलब पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सभी कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है धनात्मक होता है, इसलिए sec 42 अंश का मान कोण असंख्य हैं, कोण ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं। मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है कि tan
-138 अंश का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पे मैंने tan 138 अंश लिया था, तो ये हमारा 138 अंश जो था वह धनात्मक था, ऋणात्मक नहीं था, लेकिन हो ये भी सकता है। तो इसका मान जब यहाँ पर नेगेटिव साइन दे देता है तो उसका मान किस प्रकार से गणना की जाती है कि वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसके बारे में मैं जानकारी अगली वीडियो में, क्योंकि सब बातें यदि मैं आपको बतलाऊंगा तो आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगी। आज जितनी बातें बतलाई हैं, जितनी नियम बतलाए हैं, उन नियमों पर विचार कीजिए, उससे संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए और आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, समझिए, और इन सभी को अपने आप से पहले प्रश्न उतार लीजिए, फिर आंसर मेरे आंसर से मिलाइए। यदि आपके आंसर सही जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख गए, समझ गए, और गलत है आंसर तो वीडियो को फिर दोबारा शुरू से देखिए और फिर उसको देखने के बाद फिर फैसला करिए कि आपकी गलती कहाँ पर है। आज की बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।